समस्त इंटरनेट ट्रैफिक का 99%। इस वीडियो से लेकर आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट से लेकर आपके परिवार तक व्हाट्सएप ग्रुप समुद्र के नीचे केबलों के एक छिपे हुए नेटवर्क पर चलता है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आधुनिक जीवन तेजी से उन पतले, पानी के नीचे के तारों पर निर्भर होता जा रहा है और समय समय पर उन पर शार्कों द्वारा हमला किया जाता है। वे कैसे काम करते हैं? उनका भविष्य क्या है? आज हमारे साथ जुड़े, हम गहराई में उतरेंगे और पूछेंगे कि इंटरनेट महासागरों के पार कैसे यात्रा करता है। आधिकारिक सबमरीन केबल मैप वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में विश्व भर में 493 सक्रिय या निर्माणाधीन सबसी इंटरनेट केबल हैं। इनमें काले सागर के नीचे से गुजरने वाली अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान तक की अपेक्षाकृत मामूली 300 किलोमीटर लंबी तार से लेकर अमेरिका में वर्जीनिया बीच को उत्तरी स्पेन में बिलबाओ से जोड़ने वाली 6,600 किलोमीटर लंबी मूरिया केबल तक शामिल है। मारिया का वजन 24 ब्लू व्हेल के बराबर है। जाहिर है, दुनिया भर में इस सर्पीले सुपरहाईवे को बिछाने वाली कंपनियों की संख्या अब 1.5 हो गई है। लाखों किलोमीटर का समुद्री डेटा। तारों पर कितना खर्च आएगा, इस बारे में वे कुछ नहीं कहते, लेकिन पेशेवर अनुमानों के अनुसार एक सामान्य ट्रांसओशनिक केबल की कीमत $3 से $400 मिलियन के बीच होगी, जो कि बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि वे बहुत मोटे नहीं होते, आमतौर पर एक बगीचे की नली के घेरे के बराबर होते हैं। और इसमें सभी महत्वपूर्ण फाइबर ऑप्टिक कोर के चारों ओर सुरक्षात्मक थिक्सोट्रोपिक जेली की परतें शामिल हैं। साथ ही इस चीज को शक्ति प्रदान करने के लिए कई प्लास्टिक आवरण और तांबे के तार भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी औसतन वे प्रति सेकंड 100 GB डेटा संचारित कर सकते हैं, जबकि नए और आने वाले केबल 400 GB प्रति सेकंड संचारित करने में सक्षम हैं। तो फिर इतना सारा डेटा इतने संकीर्ण चैनलों में कैसे समा जाता है? इसका उत्तर एक अत्यंत परिष्कृत डेटा संग्रहण तकनीक है, जिसे सघन तरंगदैर्घ्य विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सघन तरंगदैर्घ्य विभाजन बहुसंकेतन डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डेटा प्रदाताओं को सूचना फाइबर के माध्यम से ऑप्टिकली संप्रेषित करने के लिए प्रकाश की एक से अधिक तरंगदैर्घ्य का उपयोग करने की सुविधा देता है। इसके बजाय कई तरंगदैर्घ्यों को एक साथ नियोजित किया जाता है और उन्हें एक साथ रखा जाता है, जिससे आश्चर्यजनक डेटा गति उत्पन्न होती है। यह लैंडिंग साइट जैसे डेटा सेंटर पर होता है। केबल के दोनों छोर पर क्या केबलें सिर्फ सीधी लंबी तारें हैं? समुद्र तल पर लगभग हर 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पर तथाकथित रिपीटर्स केबल बिछाए जाते हैं। ये मूलतः एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते हैं तथा लंबी दूरी पर सिग्नल की शक्ति को समान बनाए रखते हैं। यही कारण है कि केबलों में तांबे के कंडक्टर शामिल होते हैं, जो रिपीटर्स को बिजली देने के लिए 10,000 वी तक का डीसी ले जाते हैं। केबल कैसे बिछाई जाती है? सबसे पहले इन्हें विशेष केबल बिछाने वाले जहाजों पर विशाल बेलनाकार ड्रमों में लपेटा जाता है। एक आदर्श महासागरीय मार्ग की योजना बनाने और मानचित्र बनाने में 1 वर्ष का समय लगेगा। समुद्र के अंदर केबल बिछाने के लिए गलत स्थानों में कोई भी स्थान शामिल है, ज्वालामुखी या कोई भी स्थान, विशेष रूप से भूकंप या भूस्खलन की आशंका वाले स्थान, या कोई भी ऐसा स्थान जहां मछुआरे भारी संख्या में जाल बिछाते हों। केबल को जहाज के पिछले हिस्से से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से बाहर निकाला जाता है। यदि जहाज खराब मौसम का सामना करता है, तो कप्तान यह निर्णय ले सकता है कि रस्सी को तोड़ दिया जाए, उसे बोया से बांध दिया जाए तथा शांत जल में वापस चला जाए। जब तूफान गुजर जाता है, तो जहाज वापस बुआ के पास आ जाता है और वहीं से चलना शुरू कर देता है जहां से छोड़ा था। केबलों में दुर्घटनाएं और रुकावटें हो सकती हैं और होती भी हैं। 2012 में अमेरिका में आए तूफान सैंडी ने कई प्रमुख ट्रांसअटलांटिक केबलों को नष्ट कर दिया था, जिससे घंटों तक नेटवर्क बाधित रहा था। 2011 में जापान के फुकुशिमा भूकंप के कारण भी इसी प्रकार की ऑनलाइन तबाही हुई थी। हालांकि ऐसी अधिकांश बाधाएं मानवीय लापरवाही का परिणाम होती हैं। आमतौर पर ट्रॉलर जाल या भटके हुए जहाज, तट के निकट स्थित लंगर केबल ऐसे व्यवधान से काफी अधिक जोखिम में रहते हैं। इस प्रकार केबल जमीन के जितना करीब होगी, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि वह सावधानीपूर्वक कवचयुक्त होगी। कई तो समुद्र तल में जहाज से खींचे जाने वाले हलों की सहायता से खोदी गई लंबी खाइयों में भी खोदे गए हैं। आश्चर्य की बात है कि शार्क को गूगल की एक समुद्री केबल को कुतरते हुए देखा गया है। इस 2014 क्लिप को गौर से देखिए।
इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि अमेरिकी सरकार लगातार रूस या चीन जैसी शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तियों द्वारा केबलों में हस्तक्षेप की चेतावनी देती रही है। अमेरिकी सरकार को इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। व्हिसलब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने 2013 में खुलासा किया था कि कैसे एनएसए को फाइबर ऑप्टिक संचार पर नजर रखने में कोई हिचक नहीं थी। समुद्र के नीचे बिछाई गई केबलों के भूराजनीतिक निहितार्थ भी दिलचस्प हैं। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीनी प्रौद्योगिकी दिग्गज हुआवेई को ऑस्ट्रेलिया को सोलोमन द्वीप से जोड़ने वाली केबल बिछाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। डर यह है कि चीन इस लिंक का उपयोग ऑस्ट्रेलिया के संवेदनशील आंतरिक नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कर सकता है। तो फिर वास्तव में इन केबलों का मालिक कौन है? यह एक दिलचस्प सवाल है। यह एक महंगा व्यवसाय है। ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रों या अर्धराष्ट्रीय दूरसंचार प्रदाताओं ने ही बिल का भुगतान किया है। दुनिया में केबलों का सबसे बड़ा स्वामी अमेरिका का AT&T है, जिसकी समुद्र के नीचे लगभग 2,30,000 किलोमीटर केबल में हिस्सेदारी है। दूसरा सबसे बड़ा मालिक चाइना टेलीकॉम है। प्रायः केबलों का स्वामित्व 50 अलग अलग स्वामियों के समूह या संघ के पास होता है, जिनमें तकनीकी कंपनियां, स्थानीय सरकारी एजेंसियां और अन्य व्यवसाय शामिल होते हैं। और जबकि यह मॉडल प्रारंभिक लागत को फैलाने में मदद करता है, यह तब कम मददगार होता है जब कुछ गलत हो जाता है और कोई भी इस बात पर सहमत नहीं हो पाता है कि किसे वेटसूट पहनना है और इसके बारे में कुछ करना है। धीरे धीरे बड़ी टेक कंपनियां यह समझ रही हैं कि उनके विकास की संभावनाएं समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क के कारण सीमित हैं। पिछले कुछ वर्षों में समुद्र के नीचे केबल अवसंरचना में अधिकांश निवेश फेसबुक जैसी कंपनियों से आया है, जिनके पास वर्तमान में लगभग 1 लाख किलोमीटर केबल हैं। गूगल के पास भी लगभग इतनी ही राशि है। अमेजन के पास अपना स्वयं का विशाल निजी नेटवर्क है, जो अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, लाल सागर और दक्षिण चीन सागर को पार करने वाली केबलों के माध्यम से ऑनलाइन दिग्गजों के शक्तिशाली AWS डेटा केंद्रों को जोड़ता है। प्रौद्योगिकी दिग्गज इन विशाल, पर्यावरण की दृष्टि से विघटनकारी अवसंरचना परियोजनाओं को सभ्यता को बढ़ाने वाली उनकी उदारता के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखें, वे शेयरधारक कंपनियां भी हैं, जो अच्छी तरह से जानती हैं कि ऑनलाइन मनुष्यों की संख्या में वृद्धि करना ही एकमात्र तरीका है जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं। एक सेकंड रुको। आप शायद सोच रहे होंगे, स्टारलिंक के बारे में क्या? क्या हमारे पुराने मित्र एलन किसी भी दिन इंटरनेट को वायरलेस नहीं बनाने वाले हैं? फिलहाल केबल अविश्वसनीय रूप से लंबी दूरी पर, यहां तक कि सामान्यतः तेजी से विशाल डाटा पैकेट्स को पहुंचाने का सबसे सस्ता और सबसे कुशल साधन है। मस्क का कहना है कि स्टारलिंक केवल उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में हाई स्पीड फाइबर तक पहुंच का आनंद नहीं लेते हैं, लेकिन कौन जानता है कि 1 या 2 दशक में यह क्या होगा। फिलहाल भविष्य समुद्र के नीचे केबलों का ही है। इस साल गर्मियों में ही गूगल और फेसबुक ने एप्रिकॉट नामक एक अंडरसी केबल बनाने की संयुक्त पहल की घोषणा की थी। वर्ष 2024 तक एप्रिकॉट सिंगापुर, जापान, गुआम, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया को जोड़ देगा। अब तक की सबसे लंबी जलमग्न केबल, जो अफ्रीका को भेजी जाने वाली 45,000 किलोमीटर लंबी $1 अरब की विशालकाय केबल है, जो 33 देशों को जोड़ेगी।